नमस्कार। महाभारत की दिव्य गाथा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुनी भीष्म प्रतिज्ञा की अमर कथा। आज की कथा है सत्ता, वंश और उत्तराधिकार की। ये कथा है सत्यवती, विचित्र वीर्य और हस्तिनापुर के भविष्य की। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती अब हस्तिनापुर की महारानी थीं, परंतु उनके मन में अपने वंश को लेकर गहरी चिंता थी। समय के साथ सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम था चित्रांगद और छोटे पुत्र का विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। हस्तिनापुर अपने प्रिय राजा के बिना शोक में डूब गया। चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। वे वीर और पराक्रमी थे, परंतु उनका जीवन अधिक समय तक सिंहासन पर नहीं रह सका। गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। अब हस्तिनापुर की गद्दी विचित्रवीर्य को मिली। विचित्रवीर्य अभी अल्पवयस्क थे। राज्य का दायित्व भीष्म ने संभाला। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए भीष्म ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। काशी नरेश की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर में भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हर लिया, परंतु अंबा का हृदय किसी और के लिए समर्पित था। भीष्म ने अंबा को मुक्त कर दिया, लेकिन यही निर्णय भविष्य के लिए एक भयानक बीज बो गया। अंबा और अंबालिका का विवाह हुआ विचित्रवीर्य से। कुछ ही समय बाद विचित्रवीर्य असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर फिर से उत्तराधिकारी विहीन हो गया। सत्यवती की चिंता अब और बढ़ गई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कठोर किंतु आवश्यक निर्णय लिया। सत्यवती ने अपने पुत्र को बुलाया, महर्षि वेदव्यास। वही वेदव्यास जिन्होंने आगे चलकर स्वयं महाभारत की रचना की। नियोग प्रथा के अनुसार वंश रक्षा का कार्य वेदव्यास को सौंपा गया। इसी निर्णय से जन्म लेने वाले थे हस्तिनापुर के भावी शासक। ये कथा सत्ता की नहीं, बल्कि नियति की है। अगले भाग में हम जानेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और कुंती की कथा। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।